नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कल जिस यात्रा की शुरुआत मैंने की थी, इज़राइल और यहूदियों के इतिहास एवं उत्पत्ति से, आज हम उसके दूसरे पड़ाव की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा। आज हम 15 मई 1948 के बाद जो इज़राइल बना और जिस इज़राइल ने उत्तरोत्तर विकास किया, या कहें जिसने प्रसार किया, आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि इज़राइल की जो स्थापना थी वह मूलतः अप्रवास की नीति पर आधारित थी। इज़राइल ने पूरे दुनिया से यहूदियों को अपने यहाँ आकर बसने की खुली छूट दी। छूट के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, सहयोग के द्वारा। बाद में उनके विरोध के बावजूद इज़राइल ने अपनी इस नीति में कोई बदलाव नहीं किया, और जिसका परिणाम अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो आपको जानकारी मिलेगी कि उस वक्त तकरीबन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो आंकड़े हैं वो अप्रॉक्सीमेट आंकड़े होंगे, 70,000, ऐसा माना जाता है कि 70,000 जेविश यहूदी लोग भारत में थे। उसमें से 65,000 के आसपास इज़राइल चले जाते हैं और बचते हैं 5,000, जिसमें ऐसी मान्यता है कि 3,500 यहूदी मुंबई के आसपास रह गए और शेष पूरे भारत। इज़राइल अपनी भूमि पर अधिकाधिक यहूदियों को विश्व से आमंत्रित करता है और उनको अपने यहाँ प्रतिस्थापित करता है। वस्तुतः इज़राइल के गठन और इज़राइल के बुनियाद को मजबूत करने में इन्हीं बाहरी यहूदियों का सर्वाधिक हाथ रहा। उन्होंने वहाँ जो तत्कालीन फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन से ही बटकर इज़राइल का गठन हुआ था, तो जो तत्कालीन फिलिस्तीन था उसमें जो आबादी 3% थी, उस आबादी को 35 से 38%। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में बाहर से, दुनिया भर से यहूदी इज़राइल पहुंचे होंगे, कि उन्होंने अपनी जनसंख्या, वहाँ की कुल जनसंख्या में अपनी भागीदारी 35 से 38% कर ली। लेकिन आज़ादी या कहें स्थापना के बाद इज़राइल के पास बहुत बड़ी चुनौती थी, और वह चुनौती थी आर्थिक मोर्चे पर इज़राइल को अभी अपने आप को प्रतिस्थापित करना शेष था। कारण स्पष्ट था। अगर आज भी आप इज़राइल की भूमि के बारे में जानकारी लेंगे तो पाएंगे कि वहाँ रेगिस्तानी इलाके ज़्यादा हैं, जिसके कारण कि अगर कोई देश अपनी स्थापना के बाद कृषि क्षेत्र से के सहयोग से आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हो सकता है, तो वैसी सहूलियतें इज़राइल के पास नहीं थी। यही इज़राइल के लिए एक सबसे बड़ी गंभीर चुनौती थी कि कैसे आर्थिक प्रवाह को दुरुस्त किया जाए। लेकिन उसकी सफलता के पीछे भी यही दो महत्वपूर्ण कारण हैं: आबादी बढ़ाने के लिए आप्रवास की नीति और आर्थिक के लिए पूंजी प्रवाह उसकी एक बहुत बड़ी सहायक साबित होती है। 1952 में, सन 1952 में इज़राइल के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की जाती है। कारण स्पष्ट था। उस वक्त तक
इज़राइल के लिए जो सबसे सुखदायी खबर थी वह यह थी कि हॉलोकास्ट के दौरान जो नाजियों के द्वारा यहूदी मारे गए थे तथा उनकी संपत्ति को नाजियों के द्वारा लूटा गया था, उसके परिणाम स्वरूप ऐसी संधि होती है कि पश्चिमी जर्मनी, उस वक्त के पश्चिमी जर्मनी, आज आप जानते होंगे कि जर्मनी एक है, पूर्वी और पश्चिमी मिल गया है, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई है, लेकिन उस वक्त तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी को इज़राइल को तकरीबन 3 बिलियन अंक, उस वक्त की तत्कालीन मुद्रा अंक, जो कि अगर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लिहाज से सोचे तो तकरीबन 115.5, मतलब आज के हिसाब से 115.5 बिलियन यूएस डॉलर होता है। उस राशि को यह सहमति बनती है कि पश्चिमी जर्मनी इज़राइल को देगा, और पश्चिमी जर्मनी ने ऐसा किया भी। 14 वर्षों में उसने धीरे धीरे कर यह राशि इज़राइल को दे दी। वस्तुतः यही राशि जो इज़राइल को प्राप्त हुई थी, जिसके कारण कि एक टर्म आता है पूंजी प्रवाह, और इज़राइल के लिए ये सबसे बड़ा रामबाण साबित होता है। 1950 में इज़राइल अपनी जो नई आर्थिक नीति की तैयारी कर रहा था, 1950 में इज़राइल ने अमेरिकी तथा कैनेडियन यहूदियों के लिए इज़राइली बॉन्ड लॉन्च किया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि दुनिया भर के यहूदियों के साथ साथ, मैंने कहा है कि इज़राइल के विकास में पूरी दुनिया के यहूदियों का हाथ रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जो 1950 में इज़राइल के द्वारा इज़राइल बॉन्ड की घोषणा की गई, लागू किया गया, लॉन्च किया गया अमेरिकी तथा कैनेडियन यहूदियों के लिए, उससे 1951 के रिपोर्ट के अनुसार 1951 आते आते उसे तकरीबन 52 मिलियन डॉलर प्राप्त हो जाते हैं। यह भी इज़राइल के कोष को बढ़ाने का काम करता है। आप अपने धर्म, अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठा का इससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं देखेंगे कि उस बॉन्ड के साथ साथ उस वक्त जो अमेरिकी यहूदियों ने दान दिया था इज़राइल के लिए, वह राशि भी तकरीबन 100 मिलियन डॉलर होती है। और इन राशियों को पाकर इज़राइल ने अपनी योजनाएं बढ़ानी शुरू कर दी, और नतीजा सामने आता है। 1950 से 1965 के दौर में इज़राइल अपने उच्च विकास दर को हासिल करने में सक्षम हो जाता है। इज़राइल अपने हिसाब से आज भी अपने द्वारा बनाए गए बजट को तैयार करता है, और आज के भी समय में ऐसा माना जाता है कि इज़राइल अपनी कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, क्योंकि हर देश के बजट के अपने अपने पैमाने होते हैं। तो इज़राइल के बारे में कहा जाता है कि आज भी उनका एक बड़ा हिस्सा डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए खर्च होता है। इज़राइल ने जो अपनी आर्थिक नीतियां बनाई, इज़राइल को यह बात बिल्कुल पता थी कि मुझे अगर विश्व में स्थापित होना है तो एक भिन्न, एक अलग तरीका अपनाना होगा। और उसी का परिणाम निकलता है कि इज़राइल के विकास को अगर हम समझें तो हम पाएंगे, यह अब जो मैं आंकड़े दे रहा हूं यह आपको समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आज के समय में ऐसा माना जाता है कि अगर आप इज़राइल के दुश्मन हैं, अगर आप इज़राइल से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वो हमें छोड़नी होंगी।
अब आप पूछेंगे कि सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। आप डायपर जानते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के द्वारा जो डायपर का उत्पादन होता है, उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो अधिकांशतः इजराइल से खरीदे जाते हैं। डेल्टा गैलिल अधोवस्त्र बनाने की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, ब्रांड है डेल्टा गैलिल, वह भी इजराइल की है। वॉल्वो भी इजराइल से जुड़ा हुआ है। इंटेल के चिप कंप्यूटर, आज चिप ने ही डिजिटल क्रांति को लाया है। अगर आज डिजिटलाइजेशन हुआ है तो कंप्यूटर चिप्स जो होते हैं वो काफ़ी महत्व रखते हैं, और इंटेल चिप्स का भी आज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इजराइल के द्वारा होता है। मोटरोला कंपनी, पहली मोबाइल कंपनी, वह कॉन्सेप्ट भी पहली मोबाइल कंपनी मोटरोला की जो सेलफोन बना था, उससे भी इजराइल का संबंध है। HP कंपनी है, उससे भी इजराइल के संबंध हैं, काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। और जिस नाम की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसको लेकर आज प्रत्येक भारतवर्ष का व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है, राफेल टेक्निक, जो राफेल कंपनी है वह भी इजराइल से संबंधित। आप आसानी से समझ सकते हैं कि बिना इजराइल के सहयोग के हमें इन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो सकती है। और यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि उस 1948 के इजराइल और आज 2020 के इजराइल में मूल अंतर क्या है, वास्तविक अंतर क्या है। आज के समय में डायमंड कटिंग बिजनेस पर भी इजराइल का एक अच्छा वर्चस्व माना जाता है। पूरी दुनिया में मेडिकल इक्विपमेंट्स के बहुत सारे सेगमेंट्स इजराइल के द्वारा ही आते हैं। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के पीछे इजराइल का हाथ है। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो सबसे उम्दा टीम काम करती है वह भी इजराइल से ताल्लुकात रखती है। इजराइल ने अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए जो सबसे क्रांतिकारी कदम उठाए वह कृषि के क्षेत्र में था। बंजर भूमि, रेगिस्तानी इलाका, लेकिन ड्रिप इरिगेशन प्रणाली जो इजराइल ने विकसित की, उसके माध्यम से आज इजराइल के फल और सब्जियां यूरोप भेजे जाते हैं। यह इजराइल के विकास की सबसे बड़ी उदाहरण है। आपको जानकारी नहीं होगी कि सीमित संसाधनों के बीच में इजराइल ने सोलर सिस्टम, बिजली के लिए सोलर सिस्टम को इस तरह से लागू किया है कि आज 90% जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ सोलर सिस्टम का यूज होता है। हर घर में, मैं यह बात यहाँ बैठकर अपने सुनने वाले व्यूअर्स को बता रहा हूँ, हर घर में सोलर सिस्टम मौजूद है जिसका उपयोग वो लोग सामान्यतः गर्म पानी के लिए करते हैं। और यह इस बात को प्रदर्शित करता है 90% घरों में कि वहाँ सोलर सिस्टम की उपलब्धता कितनी ग्रासरूट लेवल पर है। कंप्यूटर के जानकार टेक गुरु के लिए सूचना, जो आप लोग जुड़े हुए होंगे, जो लेजर प्रोजेक्शन कीबोर्ड है वह भी इजराइल की ही देन। और अब हम चलते हैं उस तरफ जिसका इंतजार आप कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आयरन डोम की। वो वैसी टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया को आज आश्चर्यचकित कर रखा है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी, अ टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से इजराइल अपने ऊपर होने वाले हर मिसाइल हमले को नाकाम करता है। आज जो युद्ध हमास संगठन के द्वारा चल रहा है, उसके रॉकेट्स और मिसाइल का जवाब इजराइल में तैनात आयरन डोम्स दे रहे हैं, जिनको कि उसने वस्तुतः ज़्यादा जो यह सिस्टम है उसको गाजा पट्टी के नज़दीक लगभग 6 से अधिक स्थानों पर उसको तैनात कर रखा है।
कहीं कहीं आंकड़े 11 के भी आ रहे हैं। वस्तुतः लड़ाई जो अभी है इजराइल की फिलिस्तीन के साथ, उसको इजराइल के ऊपर अगर आक्रमण की संज्ञा दी जाती है तो उसका दूसरा स्वरूप आप यह भी मान सकते हैं कि वह फिलिस्तीन के संघर्ष की दास्तां। कारण स्पष्ट है, जिसको कि मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि 1948 के इजराइल और फिलिस्तीन की स्थिति क्या थी और 2020 के इजराइल और फिलिस्तीन की भौगोलिक स्थिति क्या है। वस्तुतः यह वर्चस्व की लड़ाई है। एक राष्ट्र जिसने सदैव अटैक फर्स्ट की नीति का अनुसरण किया और उसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, उसकी लड़ाई एक ऐसे राष्ट्र से है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी कट्टरवादिता के कारण, चूंकि फिलिस्तीन में सुन्नी मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कट्टरवादिता के कारण जिसने अपनी भौगोलिक भूमि को सिर्फ छोड़ने का काम किया। उनकी भूमि लगातार अनवरत आज के समय तक इजराइल के कब्जे में निरंतर जाते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज जब हमास के साथ इजराइल की लड़ाई हो रही है तो इजराइल के विरोध में अरब के देश जैसे तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और अभी अभी मेरे कुछ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान भी अरब देशों का सहयोग कर रहा है। और इजराइल के तरफ से, इन आंकड़ों को समझना है, इजराइल के तरफ से अमेरिका, फ्रांस और कल की जानकारी के अनुसार क्वाड एक संगठन है जिसमें जापान है, उसने भी इजराइल को समर्थन देने का मन बना लिया है। और यही कारण है कि आज हम इस दोराहे पर खड़े हैं कि हमें यह प्रतीत हो रहा है कि यह फिर से एक बड़े युद्ध की निशानी है। लेकिन अगर हम इजराइल के पुराने इतिहास को देखें तो हम ऐसा पाते हैं कि अटैक फर्स्ट नीति का अनुसरण करते हुए इजराइल फिर से अरब मुल्कों को हराने में कामयाब होगा। मेरे द्वारा दिए गए तथ्यों को अगर आप समझें तो आप पाएंगे कि यह कहना किसी भी राष्ट्र के लिए बेहद ही मुश्किल और चुनौती से भरा होगा कि इजराइल सही है या फिलिस्तीन सही है। चूंकि विभीषिका उसी प्रकार की है जिस प्रकार की विभीषिका और दंश को भारत ने 1947 में झेला था। बंटवारे के स्वरूप उत्पन्न हुए दो राष्ट्र, फिलिस्तीन और इजराइल। इजराइल फिलिस्तीन की भूमि का अधिग्रहण कर रहा है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह कार्य मैं अपने आलोचक मित्रों के लिए, क्रिटिक्स जो पर्सन है उनके लिए मैं छोड़ता हूं कि आप इस बात का मूल्यांकन करें कि इजराइल सही है या फिलिस्तीन सही है। अब हम चलते हैं उस नक्शे की ओर जिसे समझना हमें बेहद ज़रूरी है। अगर आपको यह तस्वीर दिखाई दे रही होगी तो आप इस तस्वीर के माध्यम से देखेंगे कि यह फिलिस्तीन था और धीरे धीरे आप देखें कि किस तरह से फिलिस्तीन समटता चला गया, किस तरह से फिलिस्तीन समटता चला गया। और 2020 में फिलिस्तीन यहाँ और इधर गाजा पट्टी, ये दो जगह है जहाँ फिलिस्तीन है। वस्तुतः अधिकांश भूभाग, लगभग समस्त भूभाग पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। मैंने इस मैप को दिखाने की प्रतिबद्धता इसलिए जाहिर की ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि हमें आवश्यकता है इस बात के मंथन की कि कौन सही है कौन गलत। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल प्रबुद्ध लोगों की भूमि रहा। कारण स्पष्ट है, इजराइल यहूदी देश है, मैं बात कर रहा हूं यहूदियों की।
और इसका सबूत है कि आज मैं हर विभाग से, अगर आप दुनिया के 10 प्रबुद्ध लोगों का नाम देखेंगे, या मैं वैसे नामों को लूँगा जिसको भारतीय नहीं होने के बावजूद आप सभी जानते होंगे, वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहूदी कितने बुद्धिमान एवं सफल व्यक्ति की जाति है। जैसे फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग जेविश हैं, डेल कंपनी के संस्थापक माइकल डेल जेविश हैं, यहूदी हैं। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज गूगल, और गूगल का नाम सुने हैं आप? गूगल के जो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जेविश हैं। शाई आगाशी इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मालिक, फाउंडर ऑफ बेटर प्लेस जेविश हैं। ब्लूमबर्ग एक कंपनी का नाम सुनते होंगे, ब्लूमबर्ग इंटरटेनमेंट कंपनी, उसके जो मालिक हैं, ऑनर हैं, माइकल ब्लूमबर्ग जेविश हैं। जुरासिक पार्क भूले नहीं होंगे, स्टीफन स्पीलबर्ग जेविश हैं। मैंने बेहद ही आसानी के साथ आपको बताया कि जेविश ने न जाने कितने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जन्म दिया। इसके साथ साथ अगर हम आइंस्टाइन, नील्स बोर, जेम्स फ्रैंक जैसे वैज्ञानिकों की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह भी जेविश हैं। एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिसके बाद आप इस बात से बिल्कुल ताल्लुकात रखेंगे कि यहूदी वास्तव में बुद्धिमान एवं सफल जाति का प्रतिनिधित्व करती है। लगभग एक आंकड़े हैं 900 नोबेल प्राइज इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं व्यक्तिगत तौर पे। 900 नोबेल प्राइज जो है, पुरस्कार जो है, व्यक्तिगत लोगों को मिला है, जिसमें से ऐसा माना जाता है कि 20%, चाहे वो जिस भी देश के हो, 20% लोग यहूदी हैं। यह इस बात को साबित करता है कि यहूदियों ने क्या पाया, यहूदियों ने कौन सी सफलता अर्जित की है। स्मरण रखने की बात है, एक देश जिसकी स्थापना, जिसे निर्जन प्रदेश में एक हिस्सा मिलता है, और उसने आज 2020 के आलोक में अपने आप को इतनी बड़ी ऊंचाई प्रदान कर दी है कि ऐसे आंकड़े आए हैं कि इन्हें 2016-17 के रिपोर्ट में दुनिया की दूसरी नवीन अर्थव्यवस्था की उपाधि दी गई है। मानव विकास सूचकांक में इजराइल का स्थान 19वां आता है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इजराइल कहाँ है, उसने विकास कैसे किया, उसने अपने बंजर भूमि को ड्रिप इरिगेशन मेथड से अपनाकर कैसे लहलहाती फसलों के पैदा करने हेतु उपयुक्त बनाया, कैसे उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए। इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि यह लड़ाई एक उभरते देश और एक कट्टरपंथी देश के बीच में, और संभवतः मेरे अनुसार यही कारण है कि आज दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो विकास के पथ का समर्थक है, वह इस प्रतिकूल परिस्थिति में इजराइल के साथ खड़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन को समझने के लिए, और वस्तुतः मैं बेंजामिन नेतन्याहू, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जीवन के भी दो पहलू। मैं बेंजामिन नेतन्याहू और उनके परिवार के द्वारा पूर्व में इजराइल के लिए किए गए कार्यों की सराहना करता हूं। नीतियों से पूर्ण इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन उनके विकास और कार्य करने के प्रति जो जुनून है, उसके लिए
मैं उनका हृदय से धन्यवाद और उन्हें सलाम करता हूं। कल के मेरे सेशन में जैसा कि मैंने कहा है, ऋषि द क्रिएटर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चूंकि कल हम चर्चा करने जा रहे हैं यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म को जोड़ने वाली कड़ियों की। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।